हेलो गाइस, मैं हूं शिवम भार्गव। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फुल ऑन गाइड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व, इसका पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम दोस्तों बात करेंगे भारत में कौन कौन सी चुनाव प्रणालियां अपनाई गई हैं। इससे पहले कि मैं चैप्टर को स्टार्ट करूं, आपको एक दो बातें बता देना चाहता हूं कि इस चैप्टर के जो नोट्स हैं दोस्तों वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, और साथ में अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और इसका जो पहला पार्ट का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ऊपर के 3 लिंक हैं, आप जाकर के उनको चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो पार्ट है हमारा, जहां हम पढ़ेंगे चुनाव प्रणालियों के बारे में, ये जो आपकी ज़िंदगी से ना बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। कैसे? हम लोग भारत में रहते हैं, अगर आप विश्व के किसी भी हिस्से में चले जाएं तो भी दोस्तों आपको इलेक्शन तो वोट तो देना ही पड़ेगा। चूंकि हम भारतीय हैं तो हमारा वोट भारत को ही जाता है। भारत में होने वाले राज्यसभा के चुनाव या विधानसभा के, लोकसभा के, आपके आसपास के ग्राम पंचायत के, या दोस्तों कोई भी चुनाव हो, बहुत सारे चुनाव होते हैं, तो उनमें से आपको किसी ना किसी में, मतलब लगभग सब में ही, जहाँ जहाँ पर आपका वोट बना होगा वहाँ पर आपको ज़िंदगी भर तक वोट डालने तो जाना पड़ेगा। इसीलिए सारी प्रणालियाँ समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये जो पार्ट है दोस्तों, यहाँ पर आप ये समझ पाएंगे कि भारत में कौन कौन सी चुनाव प्रणालियाँ होती हैं जो अपनाई गई हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में है कौन कौन सी चुनाव प्रणालियाँ, मतलब पूरे विश्व में भी कौन कौन सी चुनाव प्रणालियाँ हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 2 प्रकार की चुनाव प्रणालियाँ हैं। पहली वाली चुनाव प्रणाली जिसका नाम है जो सबसे आगे वो जीते, मतलब जो सबसे आगे वो जीते, यार ये तो हमेशा से ही हम सुनते हैं। लेकिन दूसरी जो है दोस्तों वो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। नाम से पता चल रहा होगा, समान अनुपात में प्रतिनिधि मिलेंगे। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, समान अनुपात में प्रतिनिधि मिलेंगे। किसके? जितना वोट पाओगे। मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि एक ऐसी प्रणाली है जिसमें आपको जितने ज्यादा वोट मिलेंगे वही बंदा जीतेगा। दूसरी ऐसी प्रणाली है जहां पर जितने वोट मिलेंगे उतने ही प्रतिनिधि मिलेंगे। अब दोनों को एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा ध्यान से। पहली वाली प्रणाली में आप एक एग्जाम्पल देखो दोस्तों, क्या लिख रखा है यहाँ पे मैंने, 1984 में इलेक्शन हुए थे जिसमें कांग्रेस को 80% से ज्यादा सीटें मिली थी। 543 में 415 सीटें कांग्रेस को 80% से ज्यादा सीटें मिली, लेकिन वोट मिले थे केवल 48%। अब बहुत सारे लोग अपना सर खुजा सकते हैं, कोई बात नहीं, आराम से कर लो। दूसरी तरफ दोस्तों भाजपा को मिले थे 7.4% वोट, सीटें मिली थी 1% से भी कम। अब आपका दिमाग ना थोड़ा सा यहाँ पर चकरा सकता है कि ये आखिर मैं कह क्या रहा हूँ। एक्चुअली में ये तो सच्चाई है कि इतनी इतनी सीटें मिली, इतने इतने वोट मिले, लेकिन ऐसा कैसे होता है इस बारे में हम लोगों को थोड़ा सा गौर से समझना चाहिए। देखो, होता क्या है कि अगर आपके पास में केवल 2 पर्सन है, ठीक है, जिनमें से आपको किसी एक को जिताना है, और जो वोट देने वाले दोस्तों लोग हैं उनकी संख्या मान लेते हैं हम 100, तो अब क्या होगा, आप ये देखो कि इस वाले पर्सन को अगर 50 वोट मिले हैं, ठीक है, और इस पर्सन को भी 50 वोट मिले हैं, तो कोई नहीं जीता। लेकिन इस पर्सन को अगर 51 वोट भी मिल गए और इसको मिले 49 वोट, तो ये जीत जाएगा क्योंकि इसके पास ज्यादा वोट है ना। ये बात हम लोग जानते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक बात का ध्यान दो कि अगर हमारे पास यहाँ पर पर्सन हो 10, ठीक है, मैंने 4 बनाए, मान लो ये 10 हैं, इस तरीके से 10 पर्सन को 100 लोग मिल करके वोट देंगे और किसी एक व्यक्ति को जिताना है। अब यहां पर अगर सबको बराबर बराबर वोट चले जाते हैं तो सबके 10-10 वोट हो गए, कोई नहीं जीता। लेकिन आप ये अज्यूम करो कि इनको सबको मिले हैं, एक इसको छोड़ देते हैं, एक इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, आखिरी वाले को, इन सबको मिल गए, जितने भी हमारी ये उंगलियां हैं दोस्तों, इन सबको मिल गए 10-10 वोट। इस लास्ट वाले को मिला है, इसको केवल 11 वोट मिल गए और इसको 9 वोट मिल गए। मतलब कि इस व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिले। कितने? 11 वोट। और यहां पर 11 वोट मिलने के कारण दोस्तों, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा वोट मिले, 11 वोट मिले, इसीलिए ये जीत जाएगा। बाकी सारे लोगों के जितने भी वोट थे वो बेकार हो गए। भाई, सबने इसको वोट दिया, इन सारी उंगलियों को वोट दिया, लेकिन जीती कौन सी उंगली? ये। क्यों? क्योंकि इसके पास ज्यादा वोट थे। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो, 11 वोटों से ये 100 वोटों वाले लोगों पर भी अधिकार करेगा। आइए मैं आपको थोड़ा डिटेल से समझाता हूं। अब देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर टोटल हमारे सामने 10 जो है पर्सन है जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोस्तों, टोटल 100 मतदाता हैं जो वोट करेंगे। 100 मतदाताओं में इनको वोट जाएंगे, मान लेते हैं 11, इनको वोट गए 10, इनको वोट गए 10, इनको वोट गए 10, इन सभी को 10-10 वोट चले गए। तो ऐसे में हुआ क्या, लास्ट वाले को केवल 9 वोट गए।
तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यही व्यक्ति सबसे ज़्यादा वोट पाया हुआ है और ये व्यक्ति जीत जाता है। अब आप इनका प्रतिशत निकालने की कोशिश करिए। इनको जो वोट मिले वो केवल 11% है और 11% वोट होने के बावजूद भी ये व्यक्ति जीत गया, जबकि बाकी सभी के जो वोट हैं वो खराब चले गए। कोई बात नहीं, लेकिन भारत में दोस्तों यही वाली जो प्रणाली है वही स्वीकार की गई है, इसी मेथड को स्वीकार किया जाता है। मतलब जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही व्यक्ति यहाँ पर जीत जाता है। अब अच्छा, ये कैसे हो रहा है कि वोट केवल 11% है लेकिन उसके बावजूद भी जीत गए? मैंने आपको एक उदाहरण तो समझा दिया यहाँ पे, जिंदा उदाहरण दिया मैंने आपको, जिंदा उदाहरण। कमेंट में लिखना जिंदा उदाहरण। लेकिन दोस्तों अगर आप पॉलिटिकल साइंस की भाषा में से समझना चाहेंगे तो आप ऐसे समझिए। भारत को सबसे पहले 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। ये जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, इन निर्वाचन क्षेत्रों से एक एक व्यक्ति को जीतना होता है। अब वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो सकता है। समझो सबसे पहले इस बात को, जैसे हमने क्या करा, 543 की जगह मैं केवल 3 पार्टों में भारत को बांट रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। मान लिया हमने ये 3 पार्टों में भारत को बांट दिया, 1, 2 और ये 3 पार्ट हो गए, ठीक है। इस पार्ट में एक निर्वाचन एक प्रत्याशी जीतेगा, यहां पर भी और यहां पर भी। लेकिन आप ये देखिए कि यहां पर टोटल 5 व्यक्ति खड़े हुए हैं इलेक्शन में, ठीक है। यहां पर 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं और यहां पर टोटल 3 व्यक्ति खड़े हुए हैं। मान लेते हैं इसमें से एक व्यक्ति ये जीत गया, इसमें से एक व्यक्ति ये जीत गया और इसमें से एक व्यक्ति ये जीत गया। अब आप थोड़ा और गौर से देखिए कि जो मैं यहाँ पर हरे मार्कर से बना रहा हूँ, ये एक और ये एक, ये दोनों जो व्यक्ति हैं ये एक ही पार्टी के हैं। और दोस्तों जो ये वाला व्यक्ति था ये दूसरी पार्टी का व्यक्ति था। तो आप ये देखेंगे कि जो जीती हुई पार्टी है वो कौन सी पार्टी जीतेगी दोस्तों? जिसके ज़्यादा प्रतिनिधि जीते होंगे। मतलब यहाँ पर 1, 2 यानी कि 2 व्यक्ति यहाँ पर जीत गए। अब अच्छा, ये जीतते कैसे हैं इस बारे में भी बात कर लेते हैं। मान लीजिए इस पूरे क्षेत्र से 100 वोट जाने थे, व्यक्ति यहाँ पर कितने हैं? 2। तो जिसको ज़्यादा वोट मिल जाएंगे दोस्तों वही यहाँ पर जीत जाएगा। अब अच्छा, इस वाले क्षेत्र की बात कर लेते हैं। मान लीजिए इस वाले क्षेत्र में भी 100 ही व्यक्ति हैं, तो 20% वोट सबको इक्वली बटेंगे, है ना। लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिल जाए, चाहे वो कितने भी हों, जितने भी हों, सबसे ज्यादा वोट जिस व्यक्ति को मिलेंगे वही व्यक्ति जो है जीत जाएगा। तो अब इस हिसाब से हम ये देख करके समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये व्यक्ति जीता है, यहाँ पर ये व्यक्ति जीता है, दोनों एक ही पार्टी के हैं। इन पार्टियों को 2 सीटें मिल गई। कितनी सीटें मिली? इस पार्टी को 2 सीटें मिली, तो ये 2 सीटें हो गई, ठीक है। अब वोटों की अगर हम बात कर ले दोस्तों, टोटल वोटों की, तो अगर यहां पर जितने भी वोट आप टोटल बांट लो, ठीक है, उसी के हिसाब से आप लोगों को बांट दो, उसी के हिसाब से आपको वोट की परसेंटेज और सीटों की परसेंटेज मिल जाएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वोट यहां पर दोस्तों आपको केवल 48% मिल रहे हैं, लेकिन सीटें जो हैं वो 80% तक मिल गई हैं। तो ये एक ऐसा फंडा है दोस्तों जो मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, नहीं आई है तो मैं डेफिनेटली इस पर एक वीडियो अब भी मतलब जस्ट जैसे ही आपकी कमेंट आने लग जाएगी मैं आगे जो है फिर से एक और बार डिटेल से समझा दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका जो ये कॉन्सेप्ट है ना ये पूरी तरीके से क्लियर है। एक बार और थोड़ा सा समझ लेते हैं इसी वीडियो में, ठीक है। समझ गए हो तो इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर लेना आगे तक के लिए, नहीं तो एक बार फिर से देख लो। जैसे जो देश है अपना पूरा वो 543 पार्टों में बांट दिया गया, ठीक है। 543 में से एक पार्टी की बात करें, वहां पर 5-6 प्रतिनिधि हो जाएंगे जो अपना अपना अलग अलग पार्टी से हैं वो जीतना चाहेंगे। अब उसी पार्ट में कई सारे लोग होंगे दोस्तों, वो सारे लोग किसी एक व्यक्ति को वोट दे देंगे, मतलब देंगे तो सबको ही, लेकिन जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिल जाएंगे वो जीत जाएगा, है ना। तो वो जो व्यक्ति जीतेगा वो एक सीट है किसी बड़ी पार्टी की, ठीक है। उसको बोला जाएगा कि बीजेपी की एक सीट हो गई या भाजपा की, कांग्रेस की एक सीट हो गई, तो इस तरीके से वो एक सीट बन जाती है। अब पूरे भारत में ऐसे ही देख लिया जाएगा कि किसको सबसे ज्यादा 543 में से सीटें सबसे ज्यादा किसको मिली है, वो ही पार्टी जीतेगी। लेकिन वोटों का परसेंटेज कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो तो कई सारे प्रत्याशियों के ऊपर निर्भर करता है ना, कि कई सारे प्रत्याशी थे दोस्तों, उसमें से कितने प्रत्याशियों ने कितने वोटें प्राप्त की, तो ये एक अलग आंकड़ा हो जाता है। और सीटें जो जीतने वाला मामला है वो एक अलग आंकड़ा हो जाता है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, नहीं भी समझे तो कमेंट करके बता देना, दोबारा समझा दूंगा। तो ये एक प्रणाली थी दोस्तों जो कहलाती है बहुलवादी प्रणाली। इसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के नाम से भी जाना जाता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है।
अब दोस्तों यहाँ पर दूसरी जो प्रणाली है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रणाली है और ये थोड़ी सी कठिन है। कुछ देश हैं जैसे कि इजराइल या नीदरलैंड, दूसरे कुछ देश हैं जैसे कि अर्जेंटीना या पुर्तगाल, ये लोग ऐसे प्रतिनिधित्व प्रणाली वाले इलेक्शन सिस्टम को अपनाते हैं, जबकि हमारे यहाँ पर ये सिस्टम नहीं अपनाया जाता, हमारे यहाँ पर ये वाला सिस्टम अपनाया जाता है। ठीक है, भारत में भी ये सिस्टम में है, लेकिन सारा कुछ नहीं। जो पूरे देश के बड़े बड़े इलेक्शन होते हैं दोस्तों, कि जैसे लोकसभा के इलेक्शन हो गए दोस्तों, वो जो है अपने इस प्रणाली से अपनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भारत में भी जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया, राज्यसभा का चुनाव हो गया, विधान परिषद का चुनाव हो गया, वो इधर वाली प्रणाली से अपनाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं ये प्रणाली है क्या। इतनी देर से हम लोग बातें कर रहे हैं इस बारे में, कर ही लेते हैं, तो डिटेल से देख लेते हैं क्या होता है। देखो, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में जैसे हमने यहाँ पर बात करी, इसको पहले इससे और इससे कंपेरिजन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आता जाएगा। यहाँ पर जो जीता, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले, वही व्यक्ति जीत गया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों वोट किसी व्यक्ति को दिए ही नहीं जाते हैं, यहाँ पर पार्टी को वोट दिए जाते हैं। अब होता क्या है कि जैसे एक पार्टी है, मान लिया मेरे नाम की ए नाम की एक पार्टी है, ठीक है, और यहाँ पर एक बी नाम की पार्टी है। अब इनको पता है कि पूरे देश में कितने प्रतिनिधि बनाने हैं, ठीक है, पूरे देश में कितने प्रतिनिधि बनाने। तो मान लिया कि पूरे देश में हम 10 प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं, मतलब 10 ऐसे व्यक्ति बनाना चाहते हैं जो अपने अपनी जगह पर काम करेंगे, है ना। जैसे अपने इधर वाली प्रणाली में 543 हैं, 543 निर्वाचन क्षेत्र हुए, तो उतने ही तो प्रतिनिधि होंगे ना। उसी हिसाब से यहाँ पर 10 हमने मान लिया कि इनको 10 प्रतिनिधि की जरूरत है। पार्टियां कितनी है? 2। अब दोनों पार्टियां क्या करेंगी, अपना एक वरीयता क्रम में, जैसे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है उसको सबसे ऊपर नाम दे देंगी, ठीक है, XYZ। फिर उससे कम इंपॉर्टेंट व्यक्ति को 2 नंबर पे रख देंगी, ठीक है, उससे कम इंपॉर्टेंट व्यक्ति को 3 नंबर पे, फिर किसी को 4 नंबर पे, फिर 5, फिर 6। दोस्तों इस तरीके से 10 नाम ये बना लेंगे और 10 ही नाम ये भी बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये सिस्टम होता है कि इन्होंने भी 10 नाम बना लिए और इन्होंने भी 10 नाम बना लिए। अब क्या होगा, जब वोट होते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर किसी को पता नहीं होता कि कौन सा व्यक्ति जीतेगा, कौन सा व्यक्ति हारेगा। जो जनता होती है वो वोट इन लोगों को नहीं देती है। जो जनता होती है दोस्तों वो वोट देती है पार्टी को, कि उनको कौन सी पार्टी पसंद आ रही है, ए पार्टी पसंद है कि बी पार्टी पसंद है। अब जनता गई ए पार्टी पर वोट दे आई, दूसरी जनता गई बी पार्टी पर वोट दे आई। तो दोस्तों मान लेते हैं यहाँ पर जो परसेंटेज है वो जा रहा है इस हिसाब से कि 70% ए पार्टी को वोट मिले हैं और बी पार्टी को 30% वोट मिले, टोटल वोट मिले वाले परसेंटेज का। क्या मैं कह रहा हूँ, जैसे कुछ जनता होती है थोड़ी सी निठल्ली टाइप की, जो घर से निकलती ही नहीं है, वोट देने नहीं आती, सबसे बड़ा गलत काम करती है। तो जो जनता वोट देने नहीं जाती है उसको साइड कर देते हैं। मान लिया 100 में से 80 ही लोग वोट देने गए, तो यहाँ पर 80% जो लोग थे वो वोट देने गए। अब 80% को आप 100% मान लो कि 80 लोग वोट देने गए, ये हमारा 100% हो गया। इसमें से कितने लोग इनको देते हैं वोट, कितने लोग देते हैं उनको वोट। तो मान लेते हैं 80 में से 40 लोगों ने एक पार्टी को, 80 में से 40%, मतलब 40 लोगों ने दूसरी पार्टी को वोट दिया है, तो हम कहेंगे 50-50% वोट मिले हैं, ठीक है। मतलब 80 हमारे वोट देने वाले टोटल जनता हो जाएगी। तो यहाँ पर 70% इसको मिले हैं, 30% वोट इसको मिले हैं। तो अब आप देखिए कि 70% का मतलब हो गया इस पार्टी को 7 सीटें मिलेंगी, ठीक है, और इस पार्टी को 3 सीटें जो है मिलेंगी। तो ऊपर से गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 लोग इसमें से इलेक्टिव हो गए और 3 लोग इसमें से आपके चुन लिए गए। दोस्तों यही चीज होती है कि आपका जितना अनुपात होगा, जितना वोटों का अनुपात आपको मिलेगा, उतने ही प्रतिनिधि आपके जो हैं वो चुने जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि पूरा देश जो होता है दोस्तों वो एक ही निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। उसी निर्वाचन क्षेत्र के आधार पे आपकी पार्टी जो है उसको वोट मिलते हैं। पार्टी फिर वोटों के मिले हुए प्रतिशत के आधार पर दोस्तों अपने प्रतिनिधियों को चुन करके देश की सरकार में व्यवस्थित कर देती है। इस हिसाब से दोस्तों एक गठबंधन वाली सरकार बनती है और गठबंधन वाली सरकार में मिले जुले पार्टी के लोग होते हैं। तो यहाँ पर कई बार काम अच्छा भी हो जाता है, कई बार काम खराब भी हो जाता है। अब इस वाली प्रणाली में भी दोस्तों 2 प्रकार के सिस्टम होते हैं। पहला सिस्टम वो होता है जिसमें पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है, जबकि दूसरा सिस्टम वो होता है जिसमें पूरे देश में कई सारे बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र माने जाते हैं। दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों में फर्क बस इतना है
कि इस देश में जो आपके प्रतिनिधि होते हैं वो केवल पार्टी के आधार पर चुने जाते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि निर्वाचन क्षेत्र तो बहुत सारे बना दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया हमने 543 निर्वाचन क्षेत्र बना दिए। अब प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कितने प्रतिनिधि चुने जाने, उतने ही व्यक्ति, मतलब हर एक निर्वाचन क्षेत्र में हर एक पार्टी अपने अपने बना लेगी, फिर हर एक क्षेत्र में जितने वोट उसे मिल जाएंगे उतने ही व्यक्तियों को वो चुन करके आगे बढ़ा देगी। आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, आपको मैं फिर से डिटेल से समझा देता हूँ। जैसे हमने ये बनाया पार्टी वाला हिसाब किताब, ऐसे एक और हम लोग देश के बारे में सोच लेते हैं क्या दिक्कत है। तो जैसे हमने ये वाला एक देश बनाया यहाँ पे, ठीक है, इस देश को हमने 4 पार्टों में बांट दिया। अब इस वाले पार्ट से टोटल जो निर्वाचन क्षेत्र लिए जाने हैं दोस्तों, मान लिया कि 5 लिए जाना है, और यहाँ पर पार्टियों की संख्या कितनी है, मान लेते हैं पार्टियों की संख्या 3 है। तो 3 पार्टियां, एक ए, एक बी और एक सी, अपने 5-5 नाम जो है यहाँ पर अपनी लिस्ट जो है जारी कर देंगे। ठीक है, अब जो भी वोट मिलेंगे, जैसे इसको 20% मिल गए, इसको 30% मिल गया और इसको 50% मिल गया दोस्तों, तो क्या होगा कि 2.5 व्यक्ति, अब जैसे 2.5 तो होता नहीं है, दोबारा से इसमें इलेक्शन का सिस्टम और भी बदल जाएगा, लेकिन अमूमन हम लोग सिर्फ मान रहे हैं, यहाँ पे समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 2.5 प्रतिनिधि दोस्तों इनके हाथों में आएंगे। मैंने इनको बताया इनके 3 प्रतिनिधि, इसका मतलब 1.5 प्रतिनिधि लगभग इनके हाथों में आएंगे, और इनके हाथों में दोस्तों लगभग 1 प्रतिनिधि आ जाएगा, क्योंकि मैंने वोटों को इस हिसाब से बनाया है। अब यहाँ पर 2.5 नहीं होते तो इसका जो सेटलमेंट है वो दोस्तों दूसरे तरीके से किया जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बस इतना ही। अब इसी हिसाब से यहाँ पर सब जगह चुन लिए जाएंगे, तो जिसके सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि हो जाएंगे, वैसे बेसिकली यहाँ पर किसी की सरकार तो सारी गठबंधन वाली है, तो जीतने ऐसा कुछ होगा ही नहीं कि कौन जीता कौन हारा, बस प्रतिनिधि कितने हो रहे हैं ये चीज़ यहाँ पर देखी जाती है। जबकि यहाँ पर दोस्तों एक जीतना और एक हारने वाला हिसाब किताब चलता है कि जिसके सबसे ज़्यादा वोट मिले वो प्रणाली, मतलब वही सरकार जो है उसी की सरकार बन जाती है। और कई बार जब वोट बिल्कुल ही कम मिलते हैं तो गठबंधन की भी सरकार बन जाती है। गठबंधन की सरकार कैसे बनती है उसके बारे में भी बता देता हूँ। जैसे मैंने अभी 10 यहाँ पर व्यक्तियों को बताया था कि किसी को 11 मिले, बाकी सबको 10-10 मिले, लास्ट वाले को 9 मिले। तो अगर किसी 3 पार्टियों ने गठबंधन कर लिया तो उनके 3 पार्टियों के अगर हम वोट देखें तो हो जाएंगे दोस्तों 10-10, यानी कि 30%। अगर लास्ट के 3 देखोगे तो लास्ट वाला 9, फिर इधर वाला 10, फिर इधर वाला और 10, तो कितने हो जाएंगे 10, 10 और 9, 29%। तो इस हिसाब से 29%, उधर साइड में 11%, तो दोस्तों कौन जीतेगा, 29 वाले जीतेंगे ना। तो ये सिस्टम हो जाता है गठबंधन का, उसको भी हम बाद में समझेंगे, ठीक है ना, ज़्यादा उस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस आप ये समझ लो कि यहाँ पर जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीतते हैं, यहाँ पर जिसको जितने वोट मिलते हैं उतने ही उनके प्रत्याशी बनते हैं। अब दोस्तों इस प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक तीसरा रूप आपको भारत के राज्यसभा के चुनाव में देखने को मिलेगा। क्या होता है ये मेथड या कौन सा तीसरा रूप, दोस्तों इस तीसरे रूप को ना एकल संक्रमणी मत प्रणाली भी कहा जाता है। ये कुछ इस प्रकार का चुनाव होता है जहां पर हम बहुत ही अलग तरीके से वोट करते हैं। बेसिकली हम नहीं करते दोस्तों, वो राज्यों के जो विधायक होते हैं वो करते हैं। अब क्या होता है, भारत के जितने राज्य हैं सबको राज्यसभा में जाने के लिए कुछ निश्चित विधायकों की जरूरत होती है, मतलब कुछ निश्चित विधायक ही भेज सकते हैं राज्य। उदाहरण के लिए कोई एक राज्य है, उसके पास टोटल 200 विधायक हैं, ठीक है, और 200 विधायकों में से केवल 4 विधायक ही राज्यसभा में जा सकते हैं। तो अब वहां पर 200 में से कौन से 4 जाएंगे, तो इसके लिए तो लड़ाई हो जाएगी कि यार हमें भेजो या उन्हें भेजो या उन्हें भेजो। तो इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर जो जाने वाले 4 लोग होते हैं, ठीक है, उनमें से कई सारे लोग इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं। अब वोट उनको कौन करता है, वोट वही 200 लोग करते हैं जिनमें से 4 लोगों को भेजना है। मान लीजिए आपकी क्लास में पूरे 25 बच्चे हैं और 25 में से किसी 2 को मॉनिटर बनाना है, तो वोट भी आप ही में से लोग करेंगे और मॉनिटर भी आप ही में से लोग बनना चाहेंगे। तो इसी प्रकार से 200 में से 4 व्यक्ति जो हैं इस प्रकार से हो जाएंगे कि टोटल वोट देने वाले लोग हो गए 200, जाने हैं आपको 4 प्लस 1 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 200 बटे में 5 बराबर में प्लस में 1 बराबर में ही हो जाएगा आपका 40 प्लस 1, यानी कि 41 वोट आपको चाहिए होंगे। तो हर वो व्यक्ति जो है यहाँ पर जीत जाएगा इलेक्शन में जिसको 41 वोट मिल जाएंगे। और इसी हिसाब से दोस्तों क्रम चलता रहेगा और 41 पूरे करके नंबरों के हिसाब से दोस्तों जो है राज्यसभा में जो विधायक हैं वो राज्यसभा में चले जाएंगे। तो ये कुछ प्रणालियां हैं दोस्तों जो कि भारत में इस तरीके से कार्य करती हैं। अब यहाँ पर कई सारी बातें जो आपको समझनी चाहिए कि जैसे ये जो प्रणाली है जो सबसे आगे वही जीतो वाली प्रणाली, ये भारत में इतनी ज़्यादा फेमस क्यों है, मतलब भारत में इसको क्यों लागू किया गया। देखो ये जो प्रणाली है ना, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली,
ये प्रणाली काफ़ी जटिल है, काफ़ी लोगों के समझ में नहीं आने वाली है, लोग इसकी कैलकुलेशन बड़े मुश्किल से कर पाएंगे। लेकिन ये एक ऐसी प्रणाली है दोस्तों जो बहुत ज़्यादा सरल है ना। भारत में अगर बहुत बड़े नंबर की बात करें, क्योंकि भारत में वोट देने वाले बहुत सारे लोग हैं, समझने वाले बहुत सारे लोग हैं, जनसंख्या भारत की काफ़ी ज़्यादा है ना, तो इसलिए ये वाली प्रणाली जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। जबकि ये प्रणाली कम लोगों के लिए ठीक है, ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो दिक्कत होगी। दूसरी चीज़ ये होती है यहाँ पे कि ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, लोगों को आसानी से समझ में आ जाती है, किसी को ज़्यादा कैलकुलेशन की, गणना की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं होते दोस्तों, वो भी बहुत आसानी से इसको समझ जाते हैं। जो बूढ़े उम्र दराज लोग हैं वो भी इसको बहुत आसानी से समझते हैं, इसीलिए ये प्रणाली काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वो होता है स्पष्ट विकल्प का। स्पष्ट विकल्प का मतलब क्या होता है? इसमें आपने देखा होगा कि हमने दो पार्टियों की बात करी थी कि यहाँ पर आपको पार्टियों को वोट देना होता है, ठीक है। जैसे आपको ए पार्टी को वोट देना है कि बी पार्टी को वोट देना है। अब मान लीजिए हम तो ए पार्टी को वोट दे रहे हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं है ए पार्टी को कितने वोट मिलने वाले हैं। तो मान लिया कि हम इस व्यक्ति को जानते हैं, ये व्यक्ति हमारा जान पहचान का है, लेकिन ये 2 नंबर पे है, ठीक है, और हमने जो वोट दिए दोस्तों वो केवल इसके 10% बने, तो इस हिसाब से यही व्यक्ति जीतेगा, ये व्यक्ति जीतेगा ही नहीं। तो जिसको हम जानते थे वो जीता ही नहीं, फिर हमारा काम कौन कराएगा? तो दोस्तों यहाँ पर एक स्पष्ट विकल्प होता है कि आपको इनको चुनना है कि इनको चुनना है। बेसिकली हम पार्टी नहीं देखते इस वाली प्रणाली में, हम देखते हैं लोग, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, जो हमसे जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। हम उनको देखते हैं कि यार यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, ये इस पार्टी में खड़े हैं और ये उस पार्टी में खड़े हैं, हमें मतलब ही नहीं है कौन सी पार्टी में खड़े हैं, हम उनको वोट देंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो है जान पहचान के, ये हमारी बात सुनेंगे, हमारे गली मोहल्ले इलाके से आते हैं, तो ये हमारी बात सुनेंगे। अगर हमको कोई प्रॉब्लम होगी तो पार्टी से हमें क्या लेना देना। तो इस प्रकार से दोस्तों हम कई बारी वोट दे लेते हैं। या फिर हम पार्टी को भी जानते हैं, कहते नहीं यार वो वाली पार्टी बहुत अच्छी है, उस पार्टी का जो भी विधायक होगा या जो भी व्यक्ति होगा वो दोस्तों बहुत अच्छा काम करेगा, हमें पूरा भरोसा है, तो हम उस पार्टी को ही वोट दे आते हैं जा करके। तो यहाँ पर आपको पार्टी चुननी है, कौन सी पार्टी की कौन सा प्रतिनिधित्व, तो दोनों दोस्तों मतलब आपके पास में पूरा विकल्प होता है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आता है दल या प्रत्याशी। आप पूरी तरीके से चुन सकते हो, आपको दल को वोट देना है कि प्रत्याशी को, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। और जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों वो है प्रतिनिधि। अगर आप यहाँ पर प्रतिनिधि की बात करो तो आपको प्रतिनिधि के बारे में पूरी जानकारी होती है कि हमारे इलाके से अगर ये वाली पार्टी जीतती है तो यही व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में चुना जाएगा, या फिर ये जो प्रतिनिधि है इसको हम जानते भी हैं कि नहीं जानते हैं। उदाहरण के तौर पर आपके इलाके में कोई एक ऐसा व्यक्ति जो 20 गाँव दूर रहता हो और उस व्यक्ति से आपको वोट देने के लिए कहा जा रहा है, तो क्या आप उस व्यक्ति को वोट दोगे, या जो आपके पड़ोस वाला व्यक्ति है जो उसी इलेक्शन में खड़ा हुआ है आप उसको वोट दोगे? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, हमें पार्टी चाहे कोई भी हो, हम अपने पड़ोसी को वोट देंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं यार हमारा पड़ोसी हमारे लिए अच्छा काम करेगा, जो भी करेगा। और फिर दूसरी बात, हम ये भी जानते हैं कि हमारा पड़ोसी जो है वो ठीक नहीं है, कि अच्छा है कि खराब है, जो भी बातें हों हम उसके बारे में अच्छे ढंग से जानते हैं। उस व्यक्ति के बारे में हमको क्या मालूम। और मान लिया कि अगर हम अपने पड़ोसी के बारे में जानते हैं कि यार ये तो बड़ा दुष्ट है, तो इसका मतलब हम उसको वोट दे देंगे। तो हम प्रत्याशी को प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों जिसके कारण जो सबसे आगे वाली जो प्रणाली है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब भारत में लागू होती है, भारत में लागू की गई है। तो आई होप दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगली हेडिंग में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण के बारे में, लेकिन वो पढ़ेंगे हम लोग अगली वीडियो में। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा, आई बटन में भी देखने को मिल जाएगा। तो अब तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे को कमेंट में #फॉलोऑनगाइड का कमेंट करके आपने मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं कि नहीं आई, और अगर आई हैं तो कितनी आई हैं, क्या मुझे दोबारा इस टॉपिक को समझाने की ज़रूरत है या नहीं, आपने पूरी वीडियो देखी या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, हंसते रहिए, देखते रहिए।